जी अस्सलाम वालेकुम। ये इससे पहले मैंने प्रॉफिट के ऊपर एक वीडियो ऑप-एड किया था और उसकी काफ़ी व्यूअरशिप हुई है, बहुत लोगों ने उसको देखा है, अभी भी देख रहे हैं। और यहाँ तक कि बहुत से मेरे दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं से देखा है, वो मुझे उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि ये जो वीडियो ऑप-एड है इसको पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत लोगों ने देखा है। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स के ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल्स के ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर भी ये वीडियो शेयर हुई है, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंकरेजिंग फॉर मी कि ये बात जो है ये जो हमने इसमें मैंने मौके पे बयान किया है वो लोगों तक पहुंचा है और मज़ीद पहुंच रहा है। इसके साथ साथ मैंने देखा कि इसमें कुछ जो है वो लोगों के कमेंट्स भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं। हुसैन आरिफ साहब लिखते हैं कि जी और ये किस बात के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो नीलम झेलम पे एक 100 वाट का बल्ब जलाने के लिए जो आपने पावर कैपेसिटी डेवलप की है उसकी कॉस्ट जो है वो 5 लाख रुपया है। अब मैं पहले तो दोबारा जाता हूँ कि वो 5 लाख रुपया किस तरह से है। देखिए सिंपल मैथ्स है, आपका जो डैम है वो बना है 10 बिलियन डॉलर की लागत से, इसमें 6 बिलियन डॉलर उसकी डायरेक्ट कॉस्ट है और हमने एज्यूम किया है कि कम से कम भी 4 बिलियन आप कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग देंगे, जो आपने कर्जा लिया उस पर आपने इंटरेस्ट देना होता है। और ये एक बड़ी मिनिमम सी अजम्पशन है, एक्चुअली ये इससे कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन क्योंकि ट्रांसपेरेंटली वो चीज़ें पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, हमें अमॉर्टाइजेशन प्लान जो भी इसकी कॉस्ट का है वो हमारे साथ शेयर नहीं किया गया। तो एक नॉमिनल सा प्रॉफिट भी अगर आप दें और 30 साल आप इसकी डैम की लाइफ एज्यूम करें, जो कि मैक्सिमम आपके लॉन्ग टर्म लोन्स की जो है वो होती है लाइफ, उसको अगर आप एज्यूम करें तो ये कम से कम भी 10 बिलियन डॉलर से, यानी 10 अरब डॉलर से ये इसकी कॉस्ट जो है वो लगभग इतनी कम से कम होगी। तो जो कॉस्ट है 5 लाख 100 वाट के बल्ब के लिए वो इस तरह से निकलती है कि अब आपने 10 अरब डॉलर आपने खर्च किया और जो आप कंज्यूमर एंड के ऊपर पावर दे रहे हैं। अब अगेन इसमें कुछ लोगों के कमेंट्स थे जो भी मैं डिटेल में नहीं जा रहा उनके, लेकिन किसी ने कहा कि जी इधर की तो आप कह रहे हैं कि कैपेसिटी जो है इसकी जो है वो 440 मेगावाट है, जबकि ये तो 969 मेगावाट है। 969 जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो नॉर्मली 70% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है। और ये वापडा में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बाकी भी जो इनके यूनिट्स हैं वो मोरलेस इसी पे चल रहे हैं। फिर जो पावर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं साइट के ऊपर, वो पावर नहीं है जो कंज्यूमर को मिल रही है। कंज्यूमर को तो आपने मीटर पे वो चार्ज करना है जितना उसका मीटर चला है, और 25% दरमियान में लाइन लॉसेज होते हैं। तो जिधर आपकी पावर 969 इंस्टॉल्ड है उधर तकरीबन 700 आपकी जो है वो प्रोडक्शन पावर है। इतनी पावर आप प्रोड्यूस करेंगे और इसमें से 440 आपके एंड कंज्यूमर को मिलेगी। तो ये बेसिक, तो 440 है जिसके ऊपर वापडा ने बिल चार्ज करना है आपको, और वो 440 जो आपके पास पहुंच रही है उसके ऊपर आप 100 वाट का बल्ब जलाएंगे। तो अगर 440 की पावर के लिए आपने 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है तो आप खुद कर लें, मैंने तो 5000 का है, ये 5000 से थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट बनती है 1 वाट के लिए, तो 100 वाट का मतलब है 5 लाख। तो ये यहाँ तक तो मैथ्स बिल्कुल सिंपल है। अब जो आरिफ साहब ने बात की है और जो उन्होंने, वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं मेरे ख्याल में, उनको पावर और एनर्जी का फ़र्क नहीं पता। वो बात कर रहे हैं एनर्जी की, मैं बात कर रहा हूँ पावर की। तो ये जो बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और बाकी जो टेक्निकल लोग हैं उनको ये बात अभी भी समझ आ गई होगी कि मैं डिफरेंस क्या है एनर्जी और पावर में। अब उन्होंने लिखा कि पता नहीं 4630 गीगावाट आवर इसकी एनुअल प्रोडक्शन है। ये फिगर मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से ली है। वापडा की वेबसाइट के ऊपर जो एनुअल प्रोडक्शन की फिगर है, अब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, अब मैं उसकी बात नहीं, पावर की बात नहीं कर रहा। जो वापडा की फिगर है वो है 5150, यानी 5150 गीगावाट आवर एक साल की प्रोडक्शन है, ये एनर्जी है। और 30 साल
आरिफ साहब ने भी उसकी लाइफ एज्यूम की है, मैं भी 30 साल की लाइफ एज्यूम करता हूँ, तो 30 साल अगर मैं वापडा वाली फिगर लूँ, जो कि बाय द वे आरिफ साहब की फिगर से ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा उसके फेवर में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आपकी गीगावाट आवर आपकी जो एनर्जी बनती है 30 साल की, वो 1,54,500 गीगावाट आवर बनती है, यानी 154,000 आप कह लें गीगावाट आवर। ये आपकी 30 साल की प्रोडक्शन है। और क्योंकि ये प्रोडक्शन पावर यूनिट उसकी प्लांट की है, कंज्यूमर एंड के ऊपर स्टेट अवे इसको 25% कम कर लें तो आपकी ये पावर जो है वो 115,000 गीगावाट आवर बनती है। अब अगर 115,000 गीगावाट आवर आपकी टोटल पावर है, तो आपका जो एक यूनिट है वो 1 किलोवाट आवर होता है। ये 115,000 गीगावाट आवर है। अब ये गीगा शीगा की आप मल्टीप्लिकेशन खुद कर लें, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि अगर आप अपनी बिजली जो आप यहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप वो बिजली बेचते हैं तकरीबन 14 रुपए फी यूनिट, 14 रुपए फी यूनिट अगर आप बिजली बेचते हैं, 30 साल लगते हैं सिर्फ कॉस्ट को पूरा करने में। यानी इसका मतलब है कि आपने कमाया कुछ नहीं है। और एक्चुअली जो आपकी कॉस्ट है वो, हाँ, ये अगर मैं उनकी फिगर्स लेता हूँ जो उन्होंने दी हैं फिगर्स ना, 4,600 वाली फिगर दी है, अगर मैं वो फिगर लेता हूँ तो फिर इनका ये बनता है। लेकिन जब मैं वापडा की फिगर लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 25% लाइन लॉसेस से, तो जो मेरी फिगर बनती है उसके हिसाब से अगर आप 19 रुपए 50 पैसे का एक वॉट बेचते हैं तो आप 30 साल में सिर्फ ब्रेक इवन करते हैं। यानी अगर आपका एक प्रोजेक्ट 30 साल में सिर्फ अपनी कॉस्ट पूरी करता है और साथ ही उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो आपने उससे क्या कमाया? आप एक तरफ कहते हैं कि जी पानी की बिजली बहुत सस्ती है, 2 रुपए 50 पैसे का यूनिट पड़ता है आपको। इधर अगर आप 20 रुपए का यूनिट बेचें तो 30 साल में आप सिर्फ उसकी कॉस्ट को पूरा करते हैं, और ये वो कॉस्ट है जो आपने खर्च की है। इस पे वो कॉस्ट शामिल नहीं है जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है, जो सोशल कॉस्ट है, और जो बाकी एक्सटर्नैलिटीज हैं, वो सारी निकाल दें। मैंने सिर्फ उस कॉस्ट की बात की, तो आपकी 30 साल में सिर्फ कॉस्ट बराबर होती है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसमें 3 बेसिक चीजें होती हैं कि जी इनिशियल कॉस्ट कितनी है, ब्रेक इवन कितने अरसे में होगा, और लाइफ कितनी है इसकी। अगर आपका ब्रेक इवन होते होते उसकी लाइफ पूरी हो जाती है तो फिर तो आपने कुछ नहीं कमाया। और इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज ए नेट लॉस, क्योंकि 20 रुपए का यूनिट बेच के, अब आप कैसे कह सकते हैं कि हाइड्रो की बिजली सस्ती है? आप अखबार में देते हैं, इश्तिहार देते हैं कि जी 2 रुपए 50 पैसे का वॉट बनेगा, ये उससे तकरीबन 15 गुना महंगा है। इतनी तो जो आपको इस वक्त जो आपके फॉसिल फ्यूल, इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल है, उसका एक यूनिट आपको जो है वो इससे जो है वो सस्ता पड़ रहा है। तो ये आरिफ साहब के कमेंट से मैं रिस्पॉन्स देता हूँ। अच्छा, अब मैं आता हूँ दूसरा, एक 2 और इसके बीच में कमेंट्स आए थे, वो दोनों मोरलेस जो है वो एक जैसे कमेंट्स हैं, और वो पानी के बारे में है। मैंने बात की थी कि आपका जो तरबेला डैम है वो बमुश्किल 2 MAF पानी जो है वो सप्लीमेंट करता है सर्दियों के सीज़न में, जबकि आपकी जो टोटल एरीगेशन की, एग्रीकल्चर की जो है वो यूजेज 104 है। 104 में से 2 जो है, तो इसका मतलब तरबेला की जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल कंट्रीब्यूशन इरिगेशन में, वो 2% के लगभग है। और अगर आप इसके साथ मंगला को भी मिला लें तो मंगला की भी लगभग इतनी है, तो दोनों की मिला के 5% तक, 4 से 5% के दरमियान है। तो ये कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। इतनी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन के बाद आप कहना कि जी आपका जो पूरा सिस्टम है ये उसकी बैकबोन है, ये बात दुरुस्त नहीं है। इस पे जो 2 कमेंट्स आए हैं, पहला कमेंट जो है, किसी ने अपना नाम पाकिस्तान मिथ बस्टर के नाम से रखा हुआ है, यूट्यूब पे इन्होंने कमेंट किया है, और इनका 1 लाइनर है। इनकी लैंग्वेज ठीक है, ये मैं पढ़ सकता हूँ। वो कहते हैं, बाय द वे, इफ़ दिस 2 MAF इज़ सो नेग्लिजिबल, वाई पंजाब एंड सिंध फाइट ओवर इट। एक्चुअली ये इनका बहुत अच्छा पॉइंट है कि चीज़ें सिग्निफिकेंट नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों को सियासत की बेस के ऊपर फाइट का
ज़रिया बड़े आराम से बनाया जा सकता है। और ये वो कॉलोनियल मॉडल है जिसकी मैं बात करता हूँ कि इससे हमने निकलना है, क्योंकि इस किस्म के जो मॉडल्स हैं वो आपकी फेडरेटिंग यूनिट्स में लड़ाई का जवाब पैदा करते हैं। और सेकेंडली टाइमिंग्स का भी थोड़ा बहुत इशू है इसमें, क्योंकि ये जो 2 MAF है ना, ये पूरे साल पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये सिर्फ उन पहले 2 या 3 हफ्तों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसमें सिंध में समर क्रॉप्स लगनी होती हैं। अब अगर उन 2-3 हफ्तों में आप 2 MAF रोक लेते हैं पूरे साल का, तो वो फिर प्रोडक्शन पे भी उसका सिग्निफिकेंट असर पड़ता है और पड़ सकता है और पड़ता है। तो इसलिए जिस टाइम के ऊपर आपके लार्ज डैम्स पानी के फ्लो को समर में रोकना शुरू करते हैं, उस टाइम पे रिवर ऑलरेडी लो फ्लो में होता है, और उस लो फ्लो में से आपने कुछ हिस्सा रोक लिया तो सिंध की जो समर क्रॉप की सोइंग है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए 2 हफ्ते के लिए 2 MAF को रोक लेना, वो चीज़ जो है ना, वो आपको इम्पेक्ट करती है। अच्छा, ये तो कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स थे। अभी मैं बात थोड़ी सी करता हूँ इसकी जनरल कमेंट्स की। जनरल कमेंट्स में ये एक बड़ा कॉमन कमेंट है कि जी इंडिया भी डैम बना रहा है तो चीन भी डैम बना रहा है, तो हम क्यों नहीं बना रहे। अगर इसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करें कि यूरोप भी डैम तोड़ रहा है, अमेरिका भी डैम तोड़ रहा है, तो हम क्यों नहीं तोड़ रहे। अब इस आर्गूमेंट मतलब अगर पहली बात तो ये कि दिस इज़ नॉट अ टेक्निकल आर्गूमेंट कि इंडिया डैम बना रहा है। यार इंडिया में तो मतलब है कि अभी वो उन्होंने टेम्पल्स भी बनाए हुए, इसका मतलब टेम्पल्स भी बनाएंगे यहाँ पे। भाई हमने वो करना है जो हमें सूट करता है, हमने खाम किसी की तकलीद नहीं करनी। अगर आप देखें कि वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट में और वर्ल्ड ऑफ साइंस में जो लीडर्स हैं वो कौन है, ना चाइना लीडर है ना इंडिया लीडर है। ये दोनों तो कॉपी करते हैं माजरत के साथ। जहाँ पे एक्चुअल साइंस और इनोवेशन हो रही है वो तो यूरोप और अमेरिका की जगह हैं, और यूरोप और अमेरिका में डैम्स जो हैं वो इस वक्त उनको डिसमेंटल किया जा रहा है, डिकमीशन किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और तोड़ने के बाद वो उसको उसके नेचुरल रिजीम के ऊपर वापस लेके आ रहे हैं। जिस तरह से उसको कुदरत ने बनाया था, ये पिछले 30-40 साल में, और बल्कि यूँ कह लें कि 100 साल में तकरीबन जो डैम्स की जो उसके नुकसानात हैं वो अब समझ आ चुके हैं लोगों को। वैसे तो ये है कि 1908 में वो जॉन मोयर था, उसने एनवायरमेंटल ग्राउंड्स के ऊपर HHE डैम को अपोज किया था। देखिए जी पूरी दुनिया में मूवमेंट्स हैं, अमेरिका में मूवमेंट्स हुई हैं, अमेरिका में मूवमेंट्स हुई हैं, चीन में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं वो 3 गॉर्जेस डैम को। एक्चुअली 3 गॉर्जेस डैम का मैंने विजिट भी किया हुआ है, और मेरा जो विजिट था उसका फोकस जो है वो डैम का स्ट्रक्चर और डैम की पावर प्रोडक्शन यूनिट से ज़्यादा उसका अपस्ट्रीम एरिया था, जहाँ पे लोग डिस्प्लेस हुए, जहाँ पे उनके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो ड्राउन हुए, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने रिहेबिलिटेशन का काम किया। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है जो उन्होंने रिहेबिलिटेशन किया लोगों की। उन्होंने बड़े अच्छे मॉडल उनको अपार्टमेंट्स बना के दिए हैं, और रोज़गार मतलब है कि बंदोबस्त करके दिया है। वो हमसे बहुत बेहतर है वो रिहेबिलिटेशन में। लेकिन स्टिल वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो वहाँ के वाटर मैनेजर्स थे, वो मुझे कहते हैं कि हम 3 गॉर्जेस डैम हमने 1992 में बनाना शुरू किया था। कहते हैं कि सोलर की जो टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू है वो 2003 में हुआ था, जिसके बाद में सोलर पावर बहुत चीप हो गई थी। और वो कहते हैं कि अगर ये ब्रेक थ्रू 10 साल पहले हो जाता, या 3 गॉर्जेस डैम 10 साल लेट हो जाता, तो 3 गॉर्जेस डैम वुड हैव नेवर टेकन ऑफ। ये कभी भी नहीं बन सकता था, क्योंकि सोलर की जो बिजली थी वो इतनी सस्ती हो गई थी कि अब 3 गॉर्जेस डैम से बिजली बनाना जो है वो इकोनॉमिकली एक अच्छा डिसीजन नहीं था। नंबर्स में आपको कुछ बता देता हूँ। 3 गॉर्जेस डैम 26 साल में बना है, और इस 26 साल के टाइम में उन्होंने टोटल जो इसके ऊपर पावर की कैपेसिटी बनाई है वो 23 गीगावाट है, जबकि चाइना ने 2017, 18 और 19 में 3 साल में 130 गीगावाट सोलर से अपने ग्रिड में ऐड किए हैं। सोलर की कॉस्ट ऑलमोस्ट 100 टाइम्स कम है चाइना में कंपेयर टू हाइड्रो पावर की कॉस्ट, जो उसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट है। तो 26 साल में आपने 23 गीगावाट
कि पावर प्रोडक्शन की कैपेसिटी बनाई है हाइड्रो से, और 3 साल में आप 130 पे चले गए हैं। अभी मुझे लेटेस्ट जो उनके 2020 के बाद की मुझे फिगर्स मैंने नहीं देखी उनकी कितनी है, लेकिन ये एक सिंपल मिसाल है। तो वो तो खुद कहते हैं कि यार गलती हो गई, हमने अगर 10 साल इसको और लेट करते तो इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये तो मैं फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ बात कर रहा हूँ, जो चीज़ मैंने उनसे सुनी है उनके विजिट पे, उनके उन इंजीनियर से जो 3 गॉर्जेस डैम पे काम कर रहे हैं। तो देखिए, ट्रू कॉस्टिंग जब आप करेंगे ना चीज़ों की, तो ट्रू कॉस्टिंग में और बहुत चीज़ें निकलेंगी। इसलिए अभी तो मैं ट्रू कॉस्टिंग की तरफ आई नहीं हूँ, अभी तो मैं सिंपल उस चीज़ की बात करूँ कि यार इतना पैसा लगाया है और इतना कमा रहे हो, और जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा जो है तुम्हारे खर्चे आ रहे हैं।